हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट होंगे वो आज बहुत ही ज्यादा सीरियस होंगे और सीरियस के साथ आज वो पढ़ाई करेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूं ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे 100% फिक्स है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना। तो याद रखेंगे क्लास 11th के स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले गुरुत्वाकर्षण चैप्टर 7 चैप्टर का ये वीडियो हम लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको क्या कराने वाले हैं, जितने भी इस चैप्टर के वीबीआई टॉपिक हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक हैं, जो हमारे क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को आज हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। जो आपके जो एग्जाम है, जो आपके एग्जाम में आने के उन सभी क्वेश्चन के चांसेस हैं, उन सभी को देखेंगे। तो जितने भी सीरियस हैं, जो सीरियस स्टूडेंट है, उन्हीं को मैं कहूंगा कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। एक एक प्रश्न को केवल समझना ही नहीं है, बल्कि समझने के साथ साथ उसको नोट डाउन करते हुए, सीखते हुए, समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लेते रहे हैं। सबसे पहले तो ये हमारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आता है कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए तथा इसका गणितीय रूप निरूपण कीजिए। तो हमारा यहाँ पे आ रहा है न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। सबसे पहले तो हमें यही बताना है कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो यहाँ पे कहता है कि न्यूटन के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षण बल से आकर्षण करते हैं। यह एक बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, हम समझा देते हैं। देखिए न्यूटन, ये हम किससे कह रहे थे, न्यूटन एक वैज्ञानिक है। किनकी हम बात कर रहे हैं, न्यूटन। न्यूटन एक नामक वैज्ञानिक है। वो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी वस्तु है, ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी अगर वस्तु है, वस्तु को हम पिंड भी कहते हैं, तो कोई भी वस्तु है ना, तो मान लेते हैं ये M1 वस्तु है, अब मान लेते हैं ये M2 वस्तु है। तो ये जब दो वस्तु हैं, तो इन दोनों वस्तुओं के बीच कोई ना कोई आकर्षण बल लगेगा, कोई ना कोई इन दोनों वस्तुओं के बीच आकर्षण बल लगता है। ठीक है, इनका ये कहना था। अब कह रहे थे ये कि जो भी वस्तु है जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि आप जाते हैं चीनी खरीदने, आलू खरीदने गए, तो आप कहते हैं 1 केजी आलू दे दीजिए या 1 किलो आलू दे दीजिए। तो 1 केजी क्या है, वही है द्रव्यमान। तो जिसमें द्रव्यमान होता है वो एक दूसरे को, वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, इनका यह कहना था। तो इनका यह कहना था, न्यूटन कहना था कि ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी दो या दो से अधिक पिंड एक दूसरे को आकर्षण बल द्वारा, किस बल द्वारा, आकर्षण बल द्वारा क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। आकर्षण मतलब होता है खींचना, तो एक दूसरे को आकर्षण बल द्वारा आकर्षित करती हैं। तो ये जो आकर्षण बल होता है ना, ये जो आकर्षण हमारा बल होता है, ये जो हमारा आकर्षण बल है, वो इन दोनों वस्तुओं के जो द्रव्यमान है, इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। और इन दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी मान लेते हैं r है, तो इन दोनों वस्तुओं की बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही दो बातें हमें बताई गई। क्या बात बताया गया कि यदि दो पिंड हैं और उन दोनों पिंडों का द्रव्यमान मान लेते हैं, एक पिंड का द्रव्यमान m है, M1 है, एक का M2 है, तो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, वो इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। और इन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, अगर मिलाएंगे तो क्या होगा, वो आगे की बात जानेंगे। पहले ये नियम आपको याद होना चाहिए। देखिए इतनी बात आपने समझा ना कि न्यूटन का ये कहना था, न्यूटन नामक वैज्ञानिक का ये कहना था कि ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी दो पिंड हो या दो से अधिक पिंड हो, उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, उस आकर्षण बल से ये दोनों आपस में आकर्षित होती हैं, चिपकती हैं। तो यही बात हमने लिखा है कि न्यूटन के नियम के अनुसार
ब्रह्मांड में प्रत्येक दो पिंड एक दूसरे को आकर्षण बल से आकर्षित करती हैं। समझ रहे हैं? दो जो पिंड है, प्रत्येक दो पिंड है, वो एक दूसरे को आकर्षण बल से ही आकर्षित करती हैं, चिपकाती हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए ना कि न्यूटन के अनुसार जब दो पिंड हैं तो वो दोनों पिंड एक दूसरे को आकर्षण बल द्वारा क्या करेंगी? आकर्षित करेंगे, चिपकाएंगे। तो इनका ये कहना था कि इन दोनों पिंडों का जो द्रव्यमान है, उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान का जो गुणनफल होता है, मतलब इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है ना, आकर्षण बल, वो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो वही लिखा गया है कि और यह बल, यह मतलब इन दोनों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, यह बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, मतलब इनके जो द्रव्यमान है उनके गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए 1 के नीचे है तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो एक बार मैं यहां से नहीं, मैं यहां से थोड़ा अच्छा से करके मैं बोल दे रहा हूं कि सपोज डेट मान लेते हैं ये दो हमारे पास पिंड हैं, ये हमारे पास दो पिंड हैं। मान लेते हैं एक है हमारे पास m1 पिंड और एक है हमारे पास m2, मतलब इनका द्रव्यमान मान लेते हैं इस पिंड का द्रव्यमान है m1 और इसका द्रव्यमान है m2। इन दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है वो हम मान लेते हैं r है। इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी क्या है? r है। तो इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, वो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। तथा क्या है? तथा इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के, मतलब इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी, इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमें बात बताया गया। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। ये दो बातें हमें बताई गई, एक फर्स्ट ये हमारा और सेकंड ये हमारा। अब इन दोनों पिंडों को अगर हम मिला देते हैं, इन दोनों पिंडों को अगर हम मिला देते हैं, क्योंकि बल दोनों इक्वल ही है, तो अगर बल को मतलब समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को मिलाने पर, अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं, अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं तो क्या होता है? अगर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। दोनों बल इक्वल है तो F हमने लिख दिया। और उसके बाद m1 m2 ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो ये m1 हो जाएगा, m2 और गुणे ये क्या हो जाएगा? 1/r² हो जाएगा, ये गुणा हो जाएंगे। इस तरीके से अगर हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो F समानुपाती ये क्या हो जाएंगे? m1 m2 हो जाएंगे और ये 1 गुणा होगा तो इतना ही ना होगा, नीचे r² हो जाएगा। ये बीच में गुणा है, ये आप याद रखिएगा। फिर आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा F = m1 m2/r² आया ना। अब यहाँ पे जब समानुपाती का चिन्ह हटता है, यहाँ पे जब समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है g। फिर m1 m2 है तो ये हमारा m1 × m2 r²। और यही हमारा ये जो हमारा फॉर्मूला मिला, यही है हमारा आकर्षण बल का अंतिम फॉर्मूला। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसका कहा गया है ना कि इसका गणितीय रूप लिखिए, तो गणितीय रूप यही है जी, F = g m1 m2/r²। तो हमने आपको क्या बताया कि न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी दो पिंड एक दूसरे को आकर्षण बल द्वारा आकर्षित करती हैं, तो उन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
उसके बाद समीकरण फर्स्ट सेकेंड को हमने क्या कराया है, आपस में गुणा करा दिया है। तो यहाँ पे m1 m2 गुणे 1/r², ये m1 m2 बाई r² हो जाएगा। अब इसको हमने क्या किया, समानुपातिक का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक नियतांक क्या गया जो है g m1 m2 बाई r²। अब यहाँ पे जो g है ना, ये जो g है इसका नाम आप याद रखेंगे, ये जो g है इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, इतना तो लिखना ही पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी नेक्स्ट अगला हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। अब दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। चलिए हम इधर थोड़ा सा आते हैं। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यही ना है जी, ये जो जी की बात हो रही है गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का कहते हैं, या इसी को गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या नियतांक भी कहते हैं। तो अब हमें कैपिटल जी का ही हमें क्या करना है, यहाँ पे डेफिनेशन देना है जी, कैपिटल जी का ही हमें यहाँ पर डेफिनेशन देना है। तो चलिए हम दे देते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल से हम देंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक वह स्थिरांक है, स्थिरांक मतलब होता है कांस्टेंट। तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक वह स्थिरांक है जो जिसमें दो 1 केजी द्रव्यमान के बीच, दो 1 केजी द्रव्यमान के बीच 1 मीटर की दूरी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को दर्शाया जाता है। मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे ये हमसे कह रहा है कि ये जो दो पिंड है, मान लेते हैं एक ये पिंड है और एक ये पिंड है, तो ये जो हमारा m1 एक पिंड है और ये हमारा m2 पिंड है। और ये m1 पिंड है, इस ये जो है ये कितने केजी का है, तो 1 केजी का है। m1 पिंड भी 1 केजी किलो का है, और ये भी हमारा m2 जो पिंड है ये भी हमारा कितना है, 1 केजी का है। तो मतलब द्रव्यमान दोनों का इक्वल है, 1-1 केजी का है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, 1 मीटर है। इन दोनों के बीच की दूरी अगर 1 मीटर हो तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो, लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसी बल को हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी समझ जाइए, क्योंकि हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है G m1 इंटू m2 बाई r²। ये आपने अभी हमने फॉर्मूला ये हमने प्रूव किया है। देखिए हमें किसका परिभाषा करना है, इस G का। तो हम उस समय जब द्रव्यमान को, ये दो वस्तुओं का द्रव्यमान ही ना है m, तो जब द्रव्यमान जो है m1 है वो m2 के बराबर हो जा रहा है, द्रव्यमान क्या है, 1 केजी है। तो जब दोनों m1 m2 का द्रव्यमान, दोनों पिंडों का द्रव्यमान 1 केजी हो, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, दूरी जो है वो क्या हो, दूरी अगर 1 मीटर हो, दूरी क्या हो, इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो तब जाकर उस समय पर जो G का मान होगा, गुरुत्वीय स्थिरांक का मान होगा, वो मतलब F के बराबर हो जाएगा। F मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाएगा। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे समझिएगा। अगर मान इसमें पुटअप करते हैं कि m1 m2, देखिए F इक्वल टू G और इक्वल टू m1 का मान भी 1, m2 का मान भी 1, तो 1 गुणे 1 हो जाएगा। और नीचे 1 दूरी के है, 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा F इक्वल टू G। ये 1 गुणा होगा तो 1 ही हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा, नीचे भी 1 हो जाएगा, 1 से 1 के कम में 1 हो जाएगा। तो उस समय पर जो F होगा वो G इंटू 1 हो जाएगा, और उस समय पर F इक्वल टू G हो जाएगा। मतलब अगर दो पिंड ऐसे हो जिनका द्रव्यमान भी 1 केजी का हो और उनके बीच की दूरी भी 1 मीटर का हो, तो उस समय पर उन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वही गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक भी होगा। तो यही तो हम कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक वह स्थिरांक है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक वह स्थिरांक है
जिसमें क्या है, जिसमें दो 1 केजी द्रव्यमान के बीच, जिसमें दो 1 केजी द्रव्यमान के बीच की दूरी, 1 मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। समझ रहे हैं कि मतलब 1 केजी द्रव्यमान के पिंडों के बीच 1 मीटर दूरी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। तो अगर आपको ये परिभाषा समझ में आ जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो अब मैं एक सिंपल सा परिभाषा कर दे रहा हूं, वैसे आप बोल देंगे। आप कहेंगे कि 1 केजी, आप ऐसे कहेंगे कि 1 केजी द्रव्यमान के पिंड के बीच की दूरी 1 मीटर हो तो उन दोनों द्रव्यमानों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। समझ में आया? आप क्या कहेंगे, 1 केजी द्रव्यमान वाले 2 पिंडों के बीच की दूरी 1 मीटर हो तो उन दोनों पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। यहां से नहीं परिभाषा समझ में आ रहा है तो जो हम बोल रहे हैं वो तो सुनाई दे रहा है ना। एक बार और सुन लीजिए, हम क्या कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम कहें या 1 केजी कहें, तो 1 किलोग्राम वाले 2 पिंडों के बीच की दूरी 1 मीटर हो तो उन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का आपको आसानी तरीके से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और इसका अब यहाँ पे एक चीज हमसे पूछा गया है, ये तो फिलहाल यहाँ पे ये सब कुछ लिखना नहीं है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ये सब आपको सिद्ध नहीं करना है। ये लिखना है तो ये अगर आप लिखना चाहें तो ये आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, या मैं इसको भी इरेज कर दे रहा हूं, आपको क्या लिखना है वो भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। परिभाषा जो सुनकर याद कर ली है अच्छी बात है, नहीं सुने तो पीछे ले जाकर वीडियो ये परिभाषा जो हमने बोला है वो एक बार सुन लीजिए, याद हो जाएगा और उसी को नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे G= ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, सॉरी क्या हमने लिखा था, F= G m1 m2 बाई r²। ये आप सिंपल सा एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, जहां G क्या है, G ही है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। यहाँ पे एक चीज और आप लिख लीजिएगा, मात्रक, क्योंकि इसमें हमें मात्रक पूछा गया है तो इसमें हमारा मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg-2। तो ये आप लिख लीजिएगा मात्रक। और यहाँ पे एक और चीज पूछा गया है, स्मॉल जी का कैपिटल G का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg-2। तो ये आप क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान भी याद कर लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बेहतर। तो हम आगे बढ़े। देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हो सकता है हार्ड भी लगे, बट मैं यही कहूँगा दोस्त, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रटना ना पड़े, इसलिए हम बार बार आपको बोलते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आ रही होगी तो एक बार पीछे जाकर एक बार देख लीजिएगा, दोबारा देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मुझे लगता है मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। तो अब हमें जानना है कि द्रव्यमान और भार में अंतर लिखिए। देखिए सबसे पहली बात, द्रव्यमान किसे कहते हैं? द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थों की मात्रा होता है। मतलब कोई भी वस्तु है तो उसमें विद्यमान जितने भी पदार्थ है उसकी मात्रा ही द्रव्यमान होता है। जैसे एक हमारे पास ये वस्तु है, तो ये वस्तु बहुत सारे कणों से मिलकर बना होगा, तो इन कणों की जो मात्रा होगी ना, इन कणों की जो मात्रा होती है वही क्या होता है, इन कणों की जो मात्रा होती है वही द्रव्यमान होता है, ठीक है। जबकि जो हमारा भार होता है वो क्या है, भार, जो हमारा भार है ना, भार क्या है, भार किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल है। मतलब भार क्या है, एक बल है, और द्रव्यमान क्या है, पदार्थों की मात्रा है, ठीक है। भार क्या है, कोई भी वस्तु पर पृथ्वी कितना बल लगा रही है उस बल को हम भार कहते हैं,
ठीक है, याद हो गया होगा। दूसरी बात यहां पे कहा गया, जो द्रव्यमान है यह एक क्या है, अदिश राशि है। मतलब इसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। जबकि भार क्या है, भार एक सदिश राशि हो, मतलब दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तीसरी बात यहां पे कहा गया कि इसका स्थान, देखिए द्रव्यमान का बारे में बताया जा रहा है कि द्रव्यमान मतलब इसका मान स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। मतलब क्या है कि द्रव्यमान जो है ना वो स्थान बदलने पर नहीं बदलेगा। ठीक है, चाहे आप यहां पर अगर 50 केजी के हैं तो आप अंतरिक्ष में भी चले जाएंगे, चंद्रमा पे भी चले जाएंगे तो वहां पर भी आप 50 केजी के ही होंगे, 50 किलोग्राम के ही होंगे। परंतु क्या होता है कि जो भार है उसका मान बदलता है। तो यहां पे लिखा गया है इसका मान स्थान बदलने पर बदल जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बदल जाता है। देखिए इसका मान जो है ना, भार का मान स्थान बदलने पर बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप 50 केजी के 50 मान लेते हैं, 50 न्यूटन के हैं, तो शायद आप चले जाएंगे चंद्रमा पे तो वहां पे 30 न्यूटन के ही हो जाएंगे। तो ये बातें हैं जी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कुछ अलग होता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये बात आप जानते हैं। और चंद्रमा का कितना होता है मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, आपको पता हो तो आप हमें बता दीजिएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बदलता है स्थान बदलने पर, इसीलिए भार का भी मान बदलता है। अगला आता है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, केजी होता है। ठीक है ना। और जबकि भार का मतलब भार का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, न्यूटन। ठीक है ना, एन से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि द्रव्यमान और भार में अंतर समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए जी, अच्छी बात है, ले लिए होंगे आप स्क्रीनशॉट। अगला हमारा आता है 4th नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब 4th नंबर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान से आप समझेंगे। कह रहा है, क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वीय त्वरण का मान, यहां पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, कारण बताइए। मतलब यहां पे ये कहा जा रहा है कि सपोज डेट ये हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो हमारा केंद्र है ना, यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि केंद्र में जी का मान क्या होता है। तो पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होता है, 0 होता है। ये आप याद रखेंगे, ये बात आप याद रखिएगा कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। क्यों 0 होता है, इसका बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये भी कारण है कि पृथ्वी के केंद्र में बहुत सारी, हम कह सकते हैं ज्वाला है, आग है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म है, उसके वजह से गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। ये भी एक कारण है। दूसरी बात, अगर हम पृथ्वी के केंद्र में अगर इस तरीके से हम मान लेते हैं खुदाई करते हुए हम जा रहे हैं, तो जितना हम गहरा, जितना हम जाते जाएंगे, जितना अंदर जाएंगे, उतना ही जी का जो मान होगा वो क्या होगा, घटेगा, उतना ही जी का मान घटेगा। क्यों? क्योंकि हम जितना यहां तक पहुंचे तो इनका इधर मतलब इसके चारों ओर का जो द्रव्यमान होगा वो इक्वल ही होता है, इसीलिए जी। चलिए फिर भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कुछ किए हुए हैं, वो आपको पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। हमने लिखा है कि जब हम पृथ्वी के केंद्र, मतलब जब हम पृथ्वी के भीतर केंद्र की ओर बढ़ते हैं, जब हम पृथ्वी के भीतर केंद्र की ओर क्या होता है, बढ़ते हैं, तो क्या होते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान धीरे धीरे कम हो जाता है। गुरुत्वीय त्वरण हमने कहा ना कि जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, और केंद्र पर 0 हो जाता है। और जैसे ही हम केंद्र पर पहुंचते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाता है जी, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अब आता है कि भैया कारण क्या है। ये तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर जाएंगे तो 0 हो जाएगा, बट इसका रीजन क्या है। तो रीजन पहला है कि पृथ्वी एक गोलाकार पिंड है। पृथ्वी क्या है, हमारा गोलाकार पिंड है। यहां पे चले जाएंगे तो चारों बगल जितना द्रव्यमान लगेगा, जितना फोर्स लगेगा, वो सब इक्वल ही लगेगा, ये कारण है। दूसरा बात यहां पे कहा गया कि केंद्र पर पहुंचने पर, केंद्र पर जैसे ही पहुंचते हैं तो केंद्र पर पहुंचने पर आपके चारों ओर पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर फैला होता है। सही बात है कि केंद्र पर आप पहुंचेंगे, अगर केंद्र पर आप पहुंचते हैं तो इसके चारों ओर अगर आप देखेंगे तो जितना द्रव्यमान
अगर मान लेते हैं कि इधर मान लेते हैं 5 केजी का, अगर मान लेते हैं इधर का पृथ्वी की साइड है तो इधर भी 5 होगा, इधर भी 5 होगा, इधर भी 5 होगा। तो यही बात हमसे कह रहा है कि केंद्र पर पहुंचने पर आपके चारों ओर जो पृथ्वी का द्रव्यमान होगा, पृथ्वी का द्रव्यमान होगा वो बराबर बराबर फैला होगा, बराबर बराबर फैला होगा। इसीलिए भी यहाँ पे जी का मान 0 होता है। अगला कह रहा है हर दिशा आकर्षण बल बराबर लगता है, मतलब हर दिशा में जो आकर्षण बल लगेगा वो बराबर लगेगा। इधर भी 5 न्यूटन का, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऐसे सभी जगह सभी दिशाओं में अलग अलग एक ही समान बल लगेगा। अगला कहता है कि यह बल एक दूसरे को पूरा संतुलित कर देते हैं, यह बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। संतुलित का मतलब यह है कि अगर इधर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर भी 5 ही न्यूटन का बल लगे तो व्यक्ति जहां पे स्थिर है वहीं पे स्थिर रहने लगेगा। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो ये सब कारण है दोस्त, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए जी, तो आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है 5th नंबर, जो है हमारा कक्षीय वेग क्या है। अब एनसीईआरटी बेस्ड ये सभी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ये बार बार हम नहीं कहेंगे, बट याद रखिएगा आप। कक्षीय वेग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं जी कक्षीय वेग क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, कक्षीय वेग को हमने एक थोड़ा सा यहाँ पे सिंपल में नीचे लिखा है कि यहाँ पर भी लिखा है हार्ड में, दोनों आपको समझाते हैं जो आपको याद हो जाए। लिखा गया है किसी उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर बिना घिरे स्थिर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहने के लिए जितना वेग चाहिए उसे हम कक्षीय वेग कहते हैं। समझ में आया हम क्या कर रहे हैं। कह रहा है कि किसी उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर बिना घिरे स्थिर वृत्ताकार कक्षा में घूमते रहने के लिए जितना वेग चाहिए उसे हम कक्षीय वेग कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी है और ये हमारी चंद्रमा है, ठीक है ना। तो चंद्रमा अगर पृथ्वी के चारों ओर भी गति करेगा तो इसकी गति के लिए जितना वेग की आवश्यकता होगी उस वेग को हम कक्षीय वेग कहेंगे, ठीक है। या आप इसको सिंपल में, हमने सरल शब्दों में भी यहाँ पे एक लिख दिया है डेफिनेशन कक्षीय वेग का, कि उपग्रहों को अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहने के लिए जो कम गति चाहिए, जो कम वेग या गति चाहिए उसी को कक्षीय वेग कहते हैं। समझ रहे हैं। कह रहा है उपग्रहों को अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर, जैसे ये हमारा पृथ्वी है और ये मान लेते हैं हमारा चंद्रमा है, और ये चंद्रमा उपग्रह है कि नहीं है, उपग्रह है। तो ये पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहने के लिए इसके जितने कम गति की आवश्यकता होती है, जितनी कम गति की आवश्यकता होती है या कम वेग की आवश्यकता होती है, उस वेग को ही हम कक्षीय वेग कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि उपग्रहों को अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर गति करने के लिए जितनी कम गति की आवश्यकता होती है उस गति को हम कक्षीय वेग कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल सा था यहाँ पे कि चंद्रमा है और चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, तो जितनी कम वेग से वो घूमेगी वही कम वेग हमारा क्या कहलाएगा, कक्षीय वेग कहलाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है जी, समझ में आ ही गया होगा आपको। अगला आता है पलायन वेग क्या होता है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए जी, हम पलायन वेग को भी हम समझा देते हैं आसानी तरीके से। तो यहाँ पे हमारा पलायन वेग क्या है, पृथ्वी के पलायन वेगों को व्युत्पन्न कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पलायन वेग क्या होता है। पलायन वेग का मतलब कि हम पृथ्वी पर हैं और किसी वस्तु को इतने वेग से फेंकें कि वो हमारे पृथ्वी का जो मतलब हम कह सकते हैं वो अंतरिक्ष में चला जाए। पृथ्वी की जो बल है जहां तक वो अपनी खींच सकता है कोई वस्तु को, उससे भी आगे निकल जाए, अंतरिक्ष में चला जाए और वापस कभी भी लौट करना आए। तो जितने वेग से फेंका गया था उस वस्तु को ना, वही वेग पलायन वेग कहलाएगा। उसका सिंपल में हमने परिभाषा यहाँ पे लिखा है कि पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है, न्यूनतम वेग है।
पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को हमेशा के लिए बाहर निकल जाता है और वापस नहीं गिरता। समझ रहे हैं? मतलब पलायन वेग वह कम वेग है या पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी भी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर फेंक दिया जाए। गुरुत्वाकर्षण से हमेशा, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से हमेशा के लिए बाहर फेंक दिया जाए, जिससे वो कभी वापस न लौट कर आए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। जब याद है ये बात, अगर आपने रामायण देखी होगी तो उसमें क्या होता है, जब हनुमान जी गए हुए थे लंका में, तो वहां पर क्या हुआ था, हनुमान जी जब जाकर एक बगीचा था उसमें क्या किए थे उन्होंने वहां पर जाकर पेड़ पौधे इस तरीके से उखाड़ने लगे, और वहां पे जो भी, अब बंदर स्वभाव के थे ही, ठीक है, सिंपल सी बात है, तो वो क्या होता है, उनका काम ही होता है कि कोई भी फल है तो उसको खाना। तो वो क्या कर रहे थे, खा रहे थे, उखाड़ फेंक रहे थे, आधा खा रहे थे आधा फेंक दे रहे थे। तो इस तरीके से पता चल गया अब राक्षसों को, तो वो अब आए इनको लड़ने के लिए। तो जो आ रहे थे, हनुमान जी सबको निपटा दे रहे थे भैया, सबको। अब जान देंगे भैया हनुमान जी के सामने कौन टिकने वाला, तो कोई भी आ रहा था उसको निपटा दे रहे थे। अब आया यहाँ पे बात, यहाँ पे आया तब जा अंत में रावण को बताया गया कि ऐसा ऐसा बात है, एक बंदर आ गया है, वो जिसको भी हम भेज रहे हैं उसको वो निपटा दे रहा है या मार दे रहा है, ठीक है। तो हनुमान ने कहा, तब अमर सेना उन्होंने भेजी हनुमान जी को मारने के लिए। उसने क्या, जो रावण है वो अमर सेना को भेजा गया। अमर मतलब समझ रहे हैं ना, जिनकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो अब हनुमान जी को लगा कि अब हम क्या करें, इसको मारेंगे भी तो मरेगा नहीं। तो हनुमान जी ने क्या किया, अपनी पूंछ में सबको, अमर सेना सभी को बांधे, अपनी पूंछ से इतने बल से फेंके, इतने वेग से फेंके, जिससे वो गुरुत्वाकर्षण से ही बाहर निकल गए। जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उसी से बाहर निकल गए। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र मतलब ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के ये चारों ओर का क्षेत्र है। अगर हम किसी वस्तु को हम फेंक रहे हैं, ये एक वस्तु है, इसको हम फेंक रहे हैं, यहां तक जाएगा ना, तब ये पुनः वापस लौट आ जाएगा। परंतु अगर ये वस्तु है, इसको अगर हमने इस तरीके से फेंक कर यहां पर फेंक दिया, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर फेंक दिया, तो अब ये वस्तु इधर ही रहेगा, इसके अंदर नहीं आ पाएगा। समझ रहे हैं? तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ही बाहर फेंक दिए कि जाओ भैया अंतरिक्ष में अब मंडराते रहो। तो ये बातें थी जी। तो चलिए हम कहानी से भी आपको समझा दिए। तो वही बात है कि पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ही बाहर फेंक दिया जाता है। तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उस वेग को पलायन वेग कहते हैं। या सिंपल सा अगर बोलना हो तो आप ये भी कह सकते हैं कि वह वेग जिससे किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण, वह वेग जिससे पृथ्वी के, मतलब ऐसे आप लिख सकते हैं कि वह वेग जिससे किसी पिंड को फेंकने पर, किसी पिंड को फेंकने पर वह क्या हो, वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ही बाहर निकल जाए। गुरुत्वाकर्षण से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो उस वेग को ही हम क्या कहेंगे, पलायन वेग कहेंगे। मतलब वह वेग जिससे किसी पिंड को फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाता है, तो उस वेग को ही हम क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। तो आप चाहें तो ये बोल दे, आप चाहें तो ये बोल दे, जो आप अच्छा लगे। मुझे तो यही सही लग रहा है कि वह वेग जिससे किसी पिंड को फेंकने पर गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाता है, तो उस वेग को ही हम पलायन वेग कहते हैं। तो बताइए, यही आपको सही लग रहा है ना? यही सही लग रहा है, तो इसी को हम रहने देते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे अब हम कुछ चीजें आपको बता दे रहे हैं, समझिएगा। चलिए, यहाँ पे सपोज डेट ऐसा हम मान लेते हैं कि, यहाँ पे मान लेते हैं सपोज डेट ये हमारा एक पृथ्वी है, ये कहाँ चले गए भैया, एक फिगर से हम बताते हैं।
ये हमारे पास ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना। पृथ्वी का द्रव्यमान हमने मान लिया कि पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल M, ठीक है। यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल M है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है कैपिटल R। यहाँ पे पृथ्वी पर कोई वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान है स्मॉल m, ठीक है ना। और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है हमारा g। तो इतनी बात आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है तथा पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R तथा वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m तथा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है हमारा, मान लेते हैं g है, ठीक है। तो मान लेते हैं सपोज डेट कि इस पिंड को हम फेंक रहे हैं, तो मान लेते हैं इस पिंड को हमने किसी वेग से फेंका, तो जिस मान लेते हैं किसी वेग से हम इस पिंड को फेंक रहे हैं तो इसकी कोई ना कोई गतिज ऊर्जा होगी ना, तो वही हम लिख देते हैं। अब पलायन वेग का व्युत्पन्न हम कर रहे हैं, इसका सूत्र निकाल रहे हैं, तो मान लेते हैं कि पिंड का गतिज ऊर्जा अगर कुछ ना कुछ होगा ही, तो हम लिख देते हैं तब पिंड की गतिज ऊर्जा। तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होती है, पिंड की गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv² होता है ना। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा। बताइए हाफ mv² होगा कि नहीं होगा जी, हाफ mv² होगा ना, बिल्कुल होगा। हाफ mv² का मतलब जितने पिंड का द्रव्यमान है वो उसके वेग, जितने वेग से फेंका गया उसके वर्ग के गुणनफल है। तो ये हमारा है जी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, कि पिंड को कितने गतिज ऊर्जा से वो गई है वो हमने यहाँ पे बता दिया। अब दूसरा अब हम जानेंगे कि गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा हम जान लेते हैं। अब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा क्या होगा ये भी हम जानते हैं कि पृथ्वी का, दूसरा हम एक बात हम जानते हैं पहले कि गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, ये बात हम जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला हम जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं जी, वो हम जानते हैं, इसको भी हम काइनेटिक ऊर्जा है ना, तो इसके हम काइनेटिक एनर्जी ही लिख देते हैं। और ये हमारा क्या होता है, Gm/R होता है। ये हमारा क्या होता है जी, Gm/R होता है। ये हम समझ रहे हैं ना, जैसे कि अभी हमने बताया था यहाँ पे, अगर हम आपको बता दें तो यहाँ पे ये G क्या है, G हमारा गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। M क्या है, M है हमारा पृथ्वी का पिंड है। और ये M क्या है, ये जो छोटा सा ये वस्तु है इसका पिंड का द्रव्यमान है। और ये हमारा R यहाँ पे त्रिज्या है। तो ये बात हम जानते हैं जी, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का ये हमारा फॉर्मूला है। अब अगर हमारा ये देखिए दोनों हमारे स्थितिज ऊर्जा का ही ना फॉर्मूला है, तो दोनों को अगर हम मिला देते हैं, दोनों को मिलाने पर, तो अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हाफ mv² जो है वो Gm/R के बराबर हो जाएगा। तो यही ना होगा जी, तो हाफ mv² होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल है तो ये भी दोनों इक्वल होंगे। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, Gmm/R के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ये कह दे रहे हैं, अब देखिए एक चीज अगर आप ध्यान दें तो इधर भी m है, इधर भी m है, तो m इधर भी गुणा में है, इधर भी गुणा में है, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इस m से इस m कैंसिल हो गया। तो अब इधर क्या बचा, इधर हमारा बचा हाफ। अब यहाँ पे केवल v बचा हुआ है, v²। और इधर क्या बचा हुआ है, G कैपिटल M और बाई R बचा हुआ है, यही ना। अब यहाँ पे ये 2 इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा करा देगा, तो इधर आएगा तो गुणा करा देगा। तो ये v² है, ये 2 इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा करा देगा, तो 2Gm/R हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इधर आएगा तो वर्गमूल बना देगा, तो ये v क्या होता है, रूट में क्या हो जाएगा, 2Gm
बाई आर हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, v इक्वल टू 2gm बाई आर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे ये जो हमारा निकला यही है हमारा पलायन वेग का फॉर्मूला। क्या है जी? यही हमारा पलायन वेग का फॉर्मूला है। क्या है पलायन वेग का फॉर्मूला? v इक्वल टू जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का है, m क्या है? पृथ्वी की द्रव्यमान है, r क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। तो पलायन वेग जब भी निकालने को कहेगा तो वहां पे g का मान, m का मान और r का मान देगा, मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान देगा, वहां पे पृथ्वी की त्रिज्या देगा और वहां पे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान भी देगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम बढ़ेंगे। तो ये सब आप जानते ही हैं, ये सब m g r क्या है ये तो सब हमने बताया ही है। हाँ जी, स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और आगे के और भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है 7th, जो है उपग्रह क्या होता है? कृत्रिम उपग्रहों के दो उपयोग लिखिए। उपग्रह क्या है जी? उपग्रह, उपग्रह का मतलब होता है कि जो पिंड किसी ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, जो पिंड किसी ग्रह के चारों ओर घूमते हैं उसे हम उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा है, पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, तो पृथ्वी के लिए चंद्रमा क्या है? उपग्रह है, ठीक है ना। तो वह पिंड जो ग्रहों के चारों ओर घूमती है उसे हम उपग्रह कहते हैं, ठीक है। अब उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक उपग्रह जैसे कि चंद्रमा है, और एक होता है कृत्रिम उपग्रह जिसे मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा आता है कृत्रिम उपग्रह क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमें पूछा गया उपग्रह क्या है? कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग, जिसको मनुष्य द्वारा बनाया गया उपग्रह है उसका कार्य क्या है। तो याद रखेंगे हमारे द्वारा, मतलब हमारे द्वारा नहीं, मतलब मनुष्यों के द्वारा बनाया गया भी उपग्रह है। अब वो कौन है? पहला हमारा कृत्रिम उपग्रहों का क्या है? दो उपयोग बताना था। तो पहला है एक संचार। हमारा जो कृत्रिम उपग्रह है वो क्या बताता है? वो संचार करता है। संचार का मतलब टीवी जो चलता है, मोबाइल चलता है, नेटवर्क आता है, इंटरनेट आता है आदि की जानकारी भेजता है, ठीक है ना, जो कृत्रिम उपग्रह है। दूसरा मौसम का पूर्व अनुमान, मौसम का भी अनुमान लगाता है। तो वो हम जो मनुष्यों द्वारा बनाया गया जो उपग्रह है वही बताता है। मौसम का अध्ययन करता है, तूफान और वर्षा की भविष्यवाणी करना, ये सब क्या है? मौसम पूर्व अनुमान करता है। कौन? कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा ही होता है। तो दो उपयोग हम जान गए ना कृत्रिम उपग्रहों का, कि भैया टीवी का, मोबाइल का, नेटवर्क, इंटरनेट का जानकारी भेजना भी कृत्रिम उपग्रह का क्या है? उपयोग है, इसी के उपयोग से कर पाते हैं। मौसम का अनुमान लगाना भी किसके द्वारा होता है? कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा होता है। स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारा आता है गुरुत्वीय विभव ऊर्जा की परिभाषा तथा इसके सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, यहाँ पे हमसे गुरुत्वीय विभव ऊर्जा हमसे पूछा गया है। गुरुत्वीय विभव ऊर्जा हमसे पूछा गया है। चलिए कोई नहीं, समझ जाते हैं इसको भी। गुरुत्वीय विभव ऊर्जा, तो यहाँ पे समझेंगे, कह रहा है कि किसी वस्तु को गुरुत्वीय बल के विरुद्ध उठाने पर उसमें संग्रहित ऊर्जा को ही गुरुत्वीय विभव ऊर्जा कहते हैं। समझ रहे हैं? कह रहा है कि किसी वस्तु को गुरुत्वीय बल के विरुद्ध उठाने पर उसमें संग्रहित ऊर्जा को ही गुरुत्वीय विभव ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम आपको समझाना चाहें तो ये हमारे पास एक सतह है, बात को समझिएगा तभी समझ में आएगा। ये मान लेते हैं पृथ्वी का सतह है और यहाँ पे एक वस्तु है, यहाँ पे ये एक वस्तु है, ठीक है। अब ये हमारे पास थोड़ा छोटा ही बना लेते हैं। ये हमारे पास एक वस्तु है, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान क्या है? m द्रव्यमान की ये वस्तु है। अब इसको हम ऊपर मान लेते हैं फेंकते हैं, ऊपर फेंकेंगे, मान लेते हैं h ऊंचाई तक फेंकते हैं। इसको कितना? h ऊंचाई तक हम ऊपर फेंकते हैं। तो ये हमारा पिंड है, ये यहाँ पे पहुँच जाता है। ये जो पिंड है ये यहाँ पे सपोज डेट यहाँ तक पहुँच गया, तो h ऊंचाई तक चला गया ना। तो ये बताइए जब हम ऊपर फेंकेंगे तो ये हमारा पृथ्वी का सतह है, तो पृथ्वी भी तो नीचे, हम जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो अगर ऊपर बल से फेंका जा रहा है तो नीचे पृथ्वी भी तो इस पिंड को अपनी ओर खींचेगी ना। तो पृथ्वी जो बल लगाएगी वो F = m × g होगा। m मतलब इसका द्रव्यमान और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, इन दोनों का गुणनफल ही तो बल लगेगा ना।
तो हमें यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है, ध्यान से समझे, तो कह रहा है कि किसी वस्तु को गुरुत्वीय बल के, ये जो हमारा जी है जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाएगा, तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, मतलब इस बल के विरुद्ध उठाने मतलब ऊपर उठाने पर उसमें संग्रहित जो ऊर्जा होगा, इस पिंड में जो संग्रहित ऊर्जा होगा उसी को हम गुरुत्वीय विभव ऊर्जा कहेंगे। जो हम इस पिंड को ऊपर उठा रहे हैं तो इसमें जो ऊर्जा है ना, उसी को हम गुरुत्वीय विभव ऊर्जा कहते हैं। तो सिंपल सा है जी, पृथ्वी को, कोई भी वस्तु को पृथ्वी के ऊपर उठाने पर उसमें जो संग्रहित ऊर्जा होता है उसी को गुरुत्वीय विभव ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे परिभाषा तो हमने दे दी। अच्छा, एक चीज कह रहे हैं यहाँ पे, उसका सूत्र भी उत्पन्न कीजिए। अब इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र जो होता है U = mgh होता है, ठीक है ना, mgh होता है, U = mgh। m क्या है? वस्तु जो है, वस्तु का द्रव्यमान है। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। h क्या है? कितनी ऊंचाई तक हमने फेंका हुआ है वो है, ठीक है, गुरुत्वीय विभव ऊर्जा का। अब कैसे होगा ये फॉर्मूला, कैसे आएगा? व्युत्पन्न करने को कहा है तो समझिएगा कि ये जो वस्तु है, इस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल, तो ये अब हम ज्ञात कर लेते हैं। गुरुत्वीय बल नीचे लगता है, वस्तु पर क्या लगेगा? गुरुत्वीय बल क्या लगता है? नीचे लगता है, नीचे लगेगा ना। तो नीचे कौन सा बल लग रहा है? पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया जो बल है वो F = m/g है, यही है ना। तो ये हमने यहां पर m/g लिख दिया, ठीक है। दूसरी बात अब क्या है कि ये जो हमारा पिंड है इसको अब हम क्या करते हैं, अब ये जो हमारा पिंड है इसको हम ऊपर उठाए हैं h ऊंचाई तक, तो पिंड को उठाने में भी जो हमें कार्य करना पड़ेगा ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वस्तु द्वारा वस्तु को ऊपर उठाने में किया गया कार्य। पृथ्वी को, मतलब वस्तु को h ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो वस्तु पर जो बल लगेगा वो है F, और ये वस्तु विस्थापित कितना हो रहा है? m से h ऊंचाई तक, यहां से यहां तक चला जा रहा है, तो विस्थापन h ही तो होगा, तो ये हमने लिख दिया h हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये तो हमारा आ गया। अब हम यहाँ पे ये अगर हम करें, यहाँ पे इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब हम ये करते हैं कि जो हमारा ये f है ना, इस f के जगह पे ये m/g, f का मान यहाँ पे हम रखेंगे, मतलब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं, इसको अब इरेज कर देते हैं, इसी को तो प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर। अगर हम 2 में समीकरण 1 का मान रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर W = क्या होता है? W = F/h होता है, ये है ना। अब इसमें हम F का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा जी? W = mg, F की जगह पे mg हो गया, ये h है तो ये h हो गया, तो W = mgh हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जो वस्तु को ऊपर उठाने में जो किया गया कार्य है वो हमारा निकल गया W = mgh। और हम जानते हैं कि कार्य करने की जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो उसी को तो हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं ना। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। मतलब ये बात हम जानते हैं कि W जो होता है, जो कार्य करने की क्षमता है वही ऊर्जा है। तो W जो है वो U के बराबर होता है, इसीलिए जो हमारा W है उसके जगह पर U हम लिख सकते हैं। U = क्या हमने लिख दिया? mgh हमने लिख दिया। तो ये हमारा U = mgh हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, U = mgh। तो मैं आशा करता हूं कि आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। आज हमने इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया, और इतना ही आपको क्वेश्चन इस चैप्टर में तैयार करने हैं, ठीक है ना।
मैं आशा करता हूँ आप ज़रूर तैयार करेंगे। ऐसे ही अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको और भी देखना है तो चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छे तरीके से जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरी सीक्वेंस वाइज सभी चैप्टर मिल जाएंगे, वहाँ से सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तैयारी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।